दोस्तों नमस्कार। आज हम सिविल सर्विस आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसके हम इस टॉपिक को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं कि आईएएस और पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा है, जो रिटन एग्ज़ाम होती है, उस रिटन एग्ज़ाम की राइटिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, यानी इसकी राइटिंग लिखने की कला जो होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो राइटिंग स्किल को लेकर के हम इसका एक लेक्चर की बहुत लंबी सीरीज जो बहुत जारी करने जा रहे हैं। लास्ट 20 इयर्स में, 20 सालों में हमने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है और बहुत से बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं और अभी भी हज़ारों बच्चों से जो हमारा इंटरेक्शन है उसको लेकर के है। तो जो हमने ये निष्कर्ष निकाला है इस चीज़ को लेकर के कि जो बच्चों की अधिकतर जो समस्या होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वह इस चीज़ को लेकर के होती है कि लिखा कैसे जाए। सिविल सर्विस यानी आईएएस और पीसीएस की जो राइटिंग स्किल है वो कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर मेरा जो फोकस है वह सिविल सर्विस को लेकर के ज़्यादा है और जो स्टेट सर्विसेज होती हैं बहुत कुछ उससे मिलती जुलती हैं। तो समस्या राइटिंग स्किल की क्या है, उसकी दो समस्याएं मैं आपको बहुत खुल के बता रहा हूँ। एक तो जो सिविल सर्विस की जो राइटिंग स्किल है, इस पर कोई भी इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े ब्रांड और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ का है, वो सारी पढ़ाई तो वो लोग करते हैं, यानी आपको एक से एक किताबें देंगे और लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन कोई भी एक विशेषज्ञ गंभीरता से आपको राइटिंग स्किल के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो यह एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कि हम लोगों को देखना है। जो मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया है, जो मैंने बात किया है, तो हमने यही पाया है कि अधिकतर जो बच्चा मेंस लिखता है, जो गंभीर बच्चा, करीब करीब 10,000 बच्चा प्रतिवर्ष, हर वर्ष 10,000 बच्चा करीब करीब मेंस के एग्ज़ाम को लिखता है। तो देखने में आता है कि 10,000 बच्चों का अगर नॉलेज को चेक किया जाए, अगर उसके ज्ञान को चेक किया जाए, तो उसके नॉलेज और ज्ञान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, बहुत कम अंतर होता है। तो जो लेवल ऑफ नॉलेज है सिविल सर्विस का, दैट इज़ वेरी मच ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन आप कहो कि 10,000 में सिर्फ जो है 1,000 से भी कम लोग सेलेक्ट होते हैं, या इस प्रकार से अंतर क्यों आ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विस का जो भी बच्चा तैयारी करता है, जो भी अगर वो 2, 3, 4 साल तैयारी कर चुका है, तो उन सभी के नॉलेज और उसके सबके ज्ञान में अंतर नहीं होता है। अंतर क्या है? अंतर है राइटिंग स्किल को लेकर के। जो उसकी राइटिंग स्किल होती है, जो लिखने की कला होती है, अधिकतर लोगों को पता नहीं होती है। तो राइटिंग स्किल बहुत बड़ा एक विषय है, इतना बृहद विषय है कि एक अगर उसको काम किया जाए, अगर उस पर जो है फोकस किया जाए, तो सबसे ज़्यादा फोकस अगर बच्चे को करवाया जाए तो वह राइटिंग स्किल को ही करवाया जाना चाहिए। लेकिन इसके ठीक विपरीत सबसे अधिक जो फोकस किया जाता है वो पढ़ने पढ़ाने और जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आपके मस्तिष्क में ठूंसने का प्रयास किया जाता है। यह एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा एक विषय है। तो कैसे क्या किया जाए? सिविल सर्विस के जब आप फॉर्म भरते हो, जब इंस्ट्रक्शंस निकलते हैं, पहले तो पूरे के पूरे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलता था बाकायदे पूरे पैटर्न के। अब लेकिन सारी चीज़ें अब ऑनलाइन आ गई है, आपको ऑनलाइन आप देख सकते हैं। तो उसमें प्री की जो सिलेबस होते थे, उस सिलेबस के बारे में, मेंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में बाकायदे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस लिखा जाता था कि जो प्री की परीक्षा का होगा, इसका सिलेबस कितना है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। उसी तरह से मेंस के भी बारे में बहुत साफ साफ लिखा रहता था कि मेंस की ये पूरा का पूरा सिलेबस है। और उसमें यह भी लिखा रहता था कि मेंस के जो आपको आंसर लिखने हैं, आपको आंसर कैसे लिखने हैं। तो यूपीएससी एक ऐसी एग्ज़ाम है जो कि आपको खजाना भी सौंपता है और ख़जाने की चाबी भी आपको सौंप देता है। वो लिख के बताता है कि जो अगर आप रिटन जो लिखेंगे, मेंस का पेपर आप लिखेंगे, उस मेंस की राइटिंग स्किल आपकी कैसी होनी चाहिए। इसको साफ साफ वो लोग बताते हैं, लिख करके बताते हैं। तो अगर
जो भी एस्पायरेंट्स होता है, जो भी मेंस परीक्षा को लिखता है, अगर इन चीज़ों को दिमाग को अगर बहुत सावधानी से पढ़े और समझे, तो आधी समस्याओं का समाधान उसको उसी में लिखा रहता है कि हमको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, किस प्रकार से इसका रास्ता हमको निकालना है। यह एक बड़ा विषय है अपने आप में। तो जो मेंस के जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं आपके पास, जो लिख करके यूपीएससी आपको भेजता है, उसमें साफ साफ ये लिखा रहता है कि जो आपका राइटिंग होनी चाहिए, जो आपकी लेखन होना चाहिए, वह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, इंटर रिलेटेड होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। इस प्रकार से वो इस टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग जो है यूपीएससी अपने इंस्ट्रक्शंस में साफ साफ लिखता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चंस है उस आंसर को जब आप लिखिए तो इधर उधर की बात, एक शब्द भी कामा से लेकर के विराम तक या कुछ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए जो अनावश्यक हो। जो जिस प्रश्न का उत्तर जैसे जितना पूछा जाए, जितने शब्दों में पूछा जाए, उतने ही शब्दों में उसको लिखिए। ऑब्जेक्टिविटी, दूसरी बात एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन का आंसर है, उस आंसर से 1 इंच भी आप इधर उधर मत जाइए। अगर आप इधर उधर जाएंगे तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और उसमें नंबर कम मिलेंगे, अगला जो प्रश्न का उत्तर है वो छोटा हो जाएगा। बहुत समस्याओं का आपको फेस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये है, आपका जो आंसर होना चाहिए वह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब उसमें इधर उधर की लल्लो चप्पो की बातें नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि साइंटिफिक भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है कि 2 + 2 = 4, उसी तरीके से जो आपका आंसर होना चाहिए बहुत सधा हुआ और एक्यूरेट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। जो भी आप लिखिए उसके पीछे एक साइंटिफिक ट्रुथ होना चाहिए जो कि होनी चाहिए। एक लॉजिकल होना चाहिए, इंटर रिलेटेड होना चाहिए। इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कि बहुत से लोग जब 200 शब्दों को लिखते हैं तो शुरुआती के जो फैक्ट लिखते हैं और बाद के जो फैक्ट लिखते हैं, उन दोनों फैक्ट के बीच में कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती है। तो जो भी आप आंसर लिखिए उसमें जो आंसर होता है, आंसर शुड बी द इंटरकनेक्टेड। एक दूसरे से जो आंसर होता है वह इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा इंटरकनेक्टेड के अलावा कि जो वर्ड्स होने चाहिए एक इंक्लूसिव होने चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो आपका आंसर होना चाहिए सधा हुआ होना चाहिए और कैसा कोई कॉन्ट्रोडिक्शन आप मतलब उसमें नहीं होना चाहिए। एक एसिमिलेटिव आंसर होना चाहिए आपका, कॉन्क्लूसिव होना चाहिए। जैसे कि स्टार्ट आप किसी भी विषय को लेकर के आप कर सकते हैं, जो भी आपका विषय होता है, लेकिन जो उसका आंसर का एंड होना चाहिए वह एक मैसेज देना चाहिए कि मतलब कि इसमें हम ये मैसेज देना चाहते हैं और इस प्रकार का हमारा कहना है। उसमें एक फ्लो होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक आइडिया, फ्लो ऑफ द आइडिया साफ साफ दिखनी चाहिए। फ्लो ऑफ आइडिया का मतलब जो भी काफ़ी जांचने वाला होता है उसको आंसर को जब पढ़े और जब वो एंड करे तो एक इमेज, एक आइडिया उसके दिमाग में जनरेट हो जानी चाहिए कि यह लड़का इस प्रकार का मैसेज देना चाहता है या इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाहता है। यह मैसेज बहुत साफ साफ हो जाना चाहिए। जैसे शीशा होता है, शीशे में देखने में आपका चेहरा, अगर शीशा अगर साफ़ है तो चेहरा आपका साफ साफ दिखाई पड़ता है। उसी तरीके से आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। तो जो महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपके सामने कहा कि आपका आंसर ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, इंटर रिलेटेड होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए। इस प्रकार से आंसर लिखने की कला मतलब होती है। कंसाइज्ड होना चाहिए, बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए। कंसाइज्ड का मतलब कि बहुत ही जितने भी शब्दों में कहा जाए, जैसे कहा जाता है कि 100 शब्द में लिखिए, 200 शब्द में लिखिए। तो जो शब्दों की मर्यादा होती है आपको उसको बहुत ही ध्यान देना है। अगर 100 शब्द के आंसर को अगर आप 125 शब्द में लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए समस्या हो जाती है। समस्या ये होगी कि पहला तो अगला आंसर जो लिखे वो छोटा हो जाएगा
और दूसरी सबसे बड़ी ये समस्या होगी कि यह दिखाता है कि आपका अपने लैंग्वेज पर, अपने भाषा पर आपका कोई नियंत्रण या कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो भी आपका आंसर होना चाहिए वो बहुत ही सधा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का ऐसे काल्पनिक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। और आंसर अगर बहुत से विषय होते हैं, अलग अलग विषयों को लिखते हैं, तो अधिकतर जब भी सिविल सर्विस के आंसर को आप लिखिए तो उसे एक रिलेवेंट भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप आंसर को लिखें तो रिलेवेंट ना हो। तो आंसर शुड बी द वेरी मच रिलेवेंट। इसको रिलेवेंट, अब जैसे कि आप कहोगे कि हिस्ट्री का आंसर लिखते हुए हम लिख रहे हैं अशोक के बारे में या चंद्रगुप्त के बारे में लिख रहे हैं या किसी भी घटना के बारे में लिख रहे हैं, तो इसको कैसे रिलेवेंट बनाया जाए, तो रिलेवेंट बनाने के बहुत से तरीके हैं। जब आप मेंस पढ़ेंगे तो उसको हम बताएंगे। तो किसी भी आंसर को आसानी से रिलेवेंट बनाया जा सकता है। करंट अफेयर्स तो ऑलरेडी रिलेवेंट ही होता है, लेकिन जो भी सिविल सर्विस के आंसर होते हैं उसे रिलेवेंट बनाया जा सकता है। जो आसपास की घटनाएं होती हैं, जो बड़ी समस्याएं होती हैं, जो भी आपका विषय होता है, अगर आप उससे जोड़ करके दिखाने या समझने का प्रयास करते हैं तो इससे यह परीक्षक को ही समझ में आता है कि बच्चा, लड़का जो है बहुत एक्यूरेट है, बहुत वाइब्रेंट है, विजिलेंट है, और इसके अलावा जो अपने आसपास की घटनाएं हैं उन घटनाओं को भी लेकर के बहुत गंभीर है। उसको हर विषय से उससे जोड़ करके देखना, तो आपका आंसर इस प्रकार से होना चाहिए। और जो यह आंसर लिखने की कला होती है, यह कला एक दिन में नहीं आ सकती है। इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, कठिन अभ्यास करना पड़ता है, तब इस प्रकार की कलाओं को आपके अंदर जनरेट होता है। जो भी हमने आपको बताया तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने बता दिया और ये चीज़ आपके अंदर जनरेट हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे एस्पायरेंट्स और ऐसे बच्चे होते हैं जिनके के अंदर एकेडमिक लाइफ से ही एक्यूरेसी होती है, बाई बार नहीं होती है, लेकिन जो उनका एकेडमिक करियर होता है उसका डिज़ाइनिंग और उसका नरिशमेंट इस प्रकार से होता है कि एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एकेडमिक करियर इस तरीके से नहीं होता है, तो उसमें एक्यूरेसी की बड़ी कमी होती है, यानी एक्यूरेसी उनके अंदर नहीं होती है। तो उनको फिर जो इस प्रकार से अपने अंदर इस आर्ट को, जो राइटिंग स्किल की आर्ट है, उसको अपने अंदर जनरेट करना पड़ता है या उस पर मेहनत करके उसे समझना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है तो फिर आप उसे मतलब सीख नहीं सकते हैं या उसे जनरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तय जानिए कि आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, आपने ज्ञान अर्जित किया है, और अगर आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। इसको मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ज्ञान होने से या बहुत सी किताबें आपने पढ़ लिया, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ लिया, आपके पास इतना ज्ञान है कि प्रोफेसर इतना ज्ञान है, तो यह गारंटी नहीं देता है कि आपका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो जाए। शायद आपसे आधा जानने वाला या ऐसा बच्चा जिसे आप पढ़ा दें उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपको राइटिंग स्किल यानी लेखन कला का आपको ज्ञान नहीं होगा। तो राइटिंग स्किल को लेकर के लगातार हम सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, कम से कम 25 से 30 सीरीज़ बनाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैंने आपको बताया है कि जब तक जो भी आपका राइटिंग स्किल का लेखन है, जब तक किसी एक्सपर्ट को आप नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको अपनी कमियों या अपनी समस्याओं का सलूशन नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। आप 10 बार मेंस लिख लीजिए, यूपीएससी 5 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, स्टेट्स को 10 बार लिख दीजिए, लेकिन अधिकतर मैंने बच्चों को देखा है जो कि 10-10 बार मेंस लिखने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें उनकी समस्या नहीं है, उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। जो लड़का आईएएस सेलेक्ट होता है उससे कहीं पर ज़्यादा उनके पास ज्ञान होता है, लेकिन उनकी समस्या है राइटिंग स्किल। जिस दिन जो 10 बार मेंस लिख चुके होते हैं और अपनी राइटिंग स्किल को अगर इम्प्रूव कर लेंगे, सुधार लेंगे, तो उनका सिलेक्शन एक चांस में हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो 10 बार मेंस लिखता है उसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम पैदा हो जाता है, ईगो पैदा हो जाता है, और वह ईगो उसे किसी भी शिक्षक के पास या एक्सपर्ट के पास
जाने के लिए रोकता है, यानी वह जा नहीं सकता है क्योंकि उसको लगता है कि हमारी इतनी उम्र है, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हमने इतना मेंस लिखा है। तो जब वो उनकी कमियों को निकालता है तो बहुत तिलमिलाता है वो, बहुत ही उसको तकलीफ़ होती है कि मेरे अंदर एक कमियां हैं। अपनी कमियों को वह मानने या सुनने या समझने को तैयार ही नहीं है, और उसी के चक्कर में उसका पूरा का पूरा जीवन, उसकी तपस्या, उसकी मेहनत, उसका श्रम, रुपया, पैसा, हर चीज़ उसकी सारी बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है। तो ऐसे बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि 30 प्लस होंगे, 35 होंगे, 10-10 बार मेंस लिखे हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू कॉल नहीं होती है, और इंटरव्यू कॉल कभी हो जाती है तो सिलेक्शन नहीं होता है। तो मन को उनको एक शब्द में मैसेज देना चाहता हूँ, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर सिर्फ एक कमी है, राइटिंग स्किल, और राइटिंग स्किल को ठीक करना मुश्किल से आपके लिए 1 या 2 महीने का काम है। तो ऐसे अगर कोई आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे पास आइए। ऐसे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जिनकी 35 या 40 प्लस की उम्र के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को अकेले हम लोग मैं बैठा करके उनकी समस्याओं का सलूशन हम निकाल लेते हैं। मुश्किल से उनको 1 या 2 महीने की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और आसानी से उनको जीवन का सिलेक्शन हो जाता है, उनकी चीज़ें एकदम सेलेक्ट हो जाती, क्लियर हो जाता है। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी, और हमको लगता है कि जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैसेज हैं, वो पास होते रहेंगे। बाकी जो फिज़िकली मिलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो मोबाइल नंबर है, आप उसे संपर्क करके हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।